नमस्कार। आज जानते हैं E20 पेट्रोल की पूरी सच्चाई। क्या आपकी गाड़ी की माइलेज पिछले कुछ महीने में अचानक कम हो गई है या सिर्फ यह एक अफवाह है? इसका बड़ा कारण क्या है, सच क्या है, इसको आज हम विस्तार से समझते हैं। E20 भारत में चर्चा में क्यों है? पेट्रोल और इथेनॉल में साइंटिफिक फ़र्क क्या है? दुनिया के कितने देश E20 या उससे ज़्यादा ब्लेंडिंग कर रहे हैं? कैलोरीफिक वैल्यू का माइलेज पर क्या असर पड़ता है? सस्ता कौन पड़ता है और इको फ्रेंडली कौन है? और आखिर में इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस इथेनॉल व्हीकल कौन आर्थिक रूप से बेहतर है? चलिए शुरू करते हैं। E20 भारत में चर्चा में क्यों है? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब देश भर में जो भी पेट्रोल बिकेगा उसमें 20% इथेनॉल मिला होगा और उसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 होना जरूरी है। दरअसल भारत ने यह लक्ष्य 2030 के लिए रखा था, लेकिन इसे 5 साल पहले मार्च 2025 में ही हासिल कर लिया गया। नवंबर 2025 से जून 26 के बीच धीरे धीरे यह पूरे देश के पंपों पर लागू हो गया। आखिर लागू तो हो गया, दुनिया के कई देशों ने किया है, लेकिन यहाँ पे चर्चा में क्यों है? पुरानी गाड़ियाँ जो E10 के लिए बनी थी, ध्यान रखिए कि 10% पहले से भी चल रहा था, तो पुरानी गाड़ियां जो E10 के लिए बनी थी उनके मालिकों ने माइलेज घटने की शिकायत की। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाएगा E20 पेट्रोल। कार कंपनियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। पेट्रोलियम मंत्रालय को FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी करना पड़ा। सरकार का दावा है कि इस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBM प्रोग्राम से अब तक करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई गई। 316 लाख टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है और किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का सीधा भुगतान हुआ है। एक कृषि प्रधान देश के लिए कितने खुशी की बात है। मकसद क्या है? कच्चे तेल के आयात पर सर्वप्रथम निर्भरता कम करना है। सबको पता है कि हम अपनी ज़रूरत के 85% से भी ज़्यादा तेल बाहर से आयात करते हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पे हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका पहला मकसद तो है कि कच्चे तेल के आयात पर हम निर्भरता कम करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त करेंगे। दूसरा, प्रदूषण को भी कम करना है, क्योंकि एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल होगा वह शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण करेगा, इको फ्रेंडली होगा। तीसरी बात, गन्ना और मक्का किसानों को फायदा पहुंचाना। जो रूरल इनकम है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल और इथेनॉल में अगर वैज्ञानिक अंतर देखें तो दोनों के रासायनिक संरचना में एक में हाइड्रोकार्बन है तो एक में अल्कोहल है। पेट्रोल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इथेनॉल के अणु में ही यह मौजूद होता है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का 95 तक है और इथेनॉल का 108 से 110 तक है। कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल का ज़्यादा है, जो 44 से 46 mJ प्रति किलोग्राम, और इथेनॉल का 27 से 29 mJ प्रति किलोग्राम। कंबशन पेट्रोल धीमा जलता है, ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। इथेनॉल तेज चलता है, साफ जलता है। पानी सोखने की क्षमता पेट्रोल में नहीं है, इथेनॉल में है।
समझने वाली बात इसमें यही है कि इथेनॉल में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से यह पेट्रोल से ज़्यादा साफ जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशंस कम होते हैं। साथ ही इसका ऑक्टेन ज़्यादा होने से इंजन नॉकिंग कम होती है। यही वजह है कि E20 पेट्रोल के लिए RON 95 अनिवार्य किया गया है। लेकिन इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से लगभग 35 से 40% तक कम है। यानी 1 लीटर इथेनॉल में पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं होती है। यही आगे माइलेज वाली बहस की जड़ है। लोग जो इस प्रकार के हल्ला मचा रहे हैं कि माइलेज कम गया, बहुत कम गया, इसकी भी सच्चाई कुछ देर में आपको पता चलेगी। दुनिया में E20 ब्लेंडिंग की स्थिति पहले देख लेते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया में हम ही अकेला देश नहीं है। ऐसे देश अमेरिका, जिसके पास खुद तेल का प्रचुर भंडार है, ऊपर से दुनिया में जहाँ कहीं तेल है खजाना, वहाँ पर भी उसकी नज़र है और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर कंट्रोल है। वेनेजुएला का हाल में आपने देखा ही क्या हाल किया, और आज पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखे हुए। तो हम देखते हैं कि जो इतने संपन्न है तेल के मामले में, वह भी ब्लेंडिंग कर रहा है। हम तो 85% से ज़्यादा बाहर से ही मंगाते हैं। अब दुनिया में E20 ब्लेंडिंग की स्थिति पे अगर आप नज़र डालें तो इसमें भारत अकेला नहीं है, यह एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। ब्राज़ील दुनिया में सबसे आगे है। वहाँ पेट्रोल में सीधे E30 ब्लेंडिंग होती है और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में E100 सिर्फ एथेनॉल भी चलता है। आगे पैराग्वे, अमेरिका के ज़्यादातर E10 है, कुछ जगह पर E15 भी है। यूरोपीय यूनियन के 19 देश और ब्रिटेन खुद E10 पर चल रहा है। फिनलैंड, कनाडा, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, जापान और अब भारत E20 पूरा कर चुका है। अब 2030 तक E30 का लक्ष्य रखकर चल रहा है। कुल उत्पादन में अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया के 80% इथेनॉल का उत्पादन करता है। अब देख लीजिए यहाँ, पहले तो लोग यह भी सोचेगा कि चलो प्रकृति ने हमारे यहाँ तेल का भंडार नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मंगाना ही पड़ेगा। वो सब देश खुश नसीब हैं जिनको तेल का भंडार खुद उनके ही देश में मिला। अब इसको क्या कीजिएगा, इथेनॉल जो कृषि उत्पाद से तैयार हो रहा है, इसमें भी अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। मतलब जहाँ जाइए आपको आपके आगे मिलेगा खड़ा अमेरिका, विकसित देश। तेल में भी अगर मान लेते हैं कि भविष्य में अगर 100% इथेनॉल पर ही गाड़ियां चलने लगे तो देख लीजिए 80% दोनों मिलके उत्पादन वही कर रहा है, अमेरिका और ब्राज़ील, इथेनॉल का। तो भारत, लेकिन खुशी की बात है कि हम कृषि प्रधान देश पहले भी रहे हैं और इस मामले में भी भारत इथेनॉल उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ गया है। तो साफ है कि भारत जल्दी में नहीं है, बल्कि उसे उस ग्लोबल कतार में शामिल हो रहा है जिसमें ब्राज़ील दशकों से आगे चल रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू जिसका माइलेज पर असर होता है उसको समझते हैं। यह वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। सीधा फार्मूला समझिए, गाड़ी का माइलेज इक्वल टू इंजन प्रति लीटर फ्यूल से कितनी ऊर्जा निकाल पाता है, उस पर निर्भर करती है। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि प्रति लीटर ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, 35% तक लगभग कम है, तो प्रति लीटर कम ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो जब पेट्रोल में 20%
इथेनॉल मिलाया जाता है तो कुल ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी करीब 6 से 8% कम हो जाता है, जिससे माइलेज 3 से 6% की माइलेज में लगभग कमी देखी जा सकती है। गाड़ी और इंजन ट्यूनिंग के हिसाब से यह अलग अलग होती है, जो कि बहुत मामूली है, 3 से 6%। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आधुनिक गाड़ियां जो विश्व 23 के बाद बनी E20 कंपैटिबल इंजन और ECU ट्यूनिंग के साथ आती है, जो इस ऊर्जा कमी को ऑक्टेन के बेहतर उपयोग से आंशिक रूप से बैलेंस कर लेती है। पुरानी गाड़ियों में यह असर ज़्यादा दिखता है क्योंकि उनका इंजन इस अनुपात के लिए ट्यून नहीं है। अब सस्ता कौन पड़ता है? यहाँ दो नजरिए हैं। प्रति लीटर की नज़र से देखें तो एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता बनता है, गन्ने मक्के से, इसलिए E20 पेट्रोल की पंप कीमत शुद्ध पेट्रोल से थोड़ी कम रखी जाती है। अब असली माइलेज कॉस्ट की नज़र से दूसरा, क्योंकि माइलेज 3 से 6% तक कम हो जाता है, इसलिए प्रति किलोमीटर खर्च का फर्क लगभग बराबर या मामूली ही रहता है। यानी सस्ता ईंधन मिलने का फायदा माइलेज घटने से काफ़ी हद तक बराबर हो जाता है। निष्कर्ष कुल मिलाकर इसमें यही है कि शॉर्ट टर्म में यह लगभग वॉश आउट बराबर जैसा है। बड़ा फायदा इससे क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था और आयात बिल के लिए है, क्योंकि हमें आयात कम करना पड़ता है। आयात बिल मेरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके वजह से जरूरी नहीं कि हर व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को इसका सीधा और बड़ा फायदा ही दिखे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को फायदा है, पर्यावरण को फायदा है, और हमारे जैसे देश जो मोर देन 85% आयात ही करता है, उनके लिए तो यह बहुत फायदे की बात है। अब इको फ्रेंडली कौन है, कौन ज़्यादा है, यह भी देखते हैं। इथेनॉल ब्लेंडेड शुद्ध पेट्रोल से पर्यावरण के लिए, ये इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है E20, यह शुद्ध पेट्रोल से पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। क्यों भाई? तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कम एमिशन होता है, उसका एमिशन कम जाता है। इथेनॉल एक रीन्यूएबल सोर्स है, कृषि उत्पाद से बनता है, कच्चे तेल जैसा फॉसिल फ्यूल नहीं है। सरकार के मुताबिक EBP प्रोग्राम से अब तक करीब 952 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हुई है। बहुत बड़ी बात है यह पर्यावरण के लिए। लेकिन कुछ रिसर्च कहती है कि इथेनॉल उत्पादन यानी खेती, पानी की खपत, प्रोसेसिंग का अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है, इसलिए पूरी तरह जीरो एमिशन नहीं है, बस पेट्रोल से बेहतर है। तो कहें तो E20 पेट्रोल से बेहतर विकल्प है, पर पूरी तरह क्लीन सॉल्यूशन नहीं है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल और इथेनॉल व्हीकल का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन आर्थिक रूप से बेहतर है। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि आगे यहीं पर असली मुकाबला होगा। शुरुआती कीमत एथेनॉल गाड़ी E20 गाड़ी की कम होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़्यादा है। प्रति किलोमीटर चलने का खर्च E20 का मध्यम रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत कम होगा, क्योंकि बिजली सस्ती है। रिफ्यूल चार्ज समय, अब इथेनॉल तो आप तुरंत 2-3 मिनट में पंप पे जाते हैं, भर जाता है तेल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 30 मिनट से लेकर कई घंटे तक चार्ज में लगते हैं समय। मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है
तो इथेनॉल में ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा, इंजन पार्ट्स ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम लगेगा क्योंकि मूविंग पार्ट्स उसमें कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इथेनॉल E20 गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी बन ही रहा है। लंबी दूरी के लिए आज के हालात में E20 गाड़ी बेहतर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के रेंज पर निर्भर है कि आपकी बैटरी कितना रेंज तक का दावा करती है और रियल में परफॉर्म करती है। लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर देखें तो E20 का ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कम है। एक अहम रिसर्च का अनुमान है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती और व्यावहारिक होती जाएंगी, भारत में पेट्रोल की मांग 2032 तक चरम पर पहुंचकर उसके बाद घटने लगेगी, क्योंकि 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होंगी और उसकी वजह सीधी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना लंबे समय में ज़्यादा किफ़ायती है। संक्षेप में अगर देखें तो शुरुआती खर्च में इथेनॉल पेट्रोल गाड़ी सस्ती है, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती पड़ती है। इथेनॉल E20 एक ट्रांजिशन फ्यूल है। यह मौजूदा पेट्रोल ईंधन ढांचे को बदले बिना प्रदूषण और आयात कम करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल असली लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन है जिसके तरफ भारत और दुनिया दोनों बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर E20 कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक दशक से चल रही योजना का नतीजा है। यह पेट्रोल से थोड़ा कम माइलेज देता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इको फ्रेंडली है और देश के आयात बिल के लिए फायदेमंद है। असली गेम चेंजर आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है और E20 उस दिशा में एक पुल ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बताएं आपकी गाड़ी की माइलेज पर E20 का क्या असर पड़ा। थैंक यू।